पोस्टर वगैरह साटना सब कुछ अपने से करते। टीचिंग का शुरुआत तो जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था उसी समय कर दिया था। उस समय का कमाई मेरा बहुत कम होता था। इफ़ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी यू विल हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? यही सब चीज़ें हैं जो आपको मतलब अगर आप कंटिन्यूसली कुछ दिन तक कर लेते हैं तो फिर अपने आप थिंकिंग भी आपका आ जाता है। वो ट्यूशन से कोचिंग में शिफ्ट होने का क्या प्रोसेस रहा? आप स्टार्ट कैसे किए संजय बिजनेस को? उसके बाद जो मुझे मतलब मान सम्मान मिला और आदर मिला। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए धमाकेदार शानदार जानदार पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में एक ऐसे टीचर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका पढ़ाने का अनुभव है 12 साल का, जो कि आज एक बेहतरीन कोचिंग चला रहे हैं लगभग 6 साल से, जो कि सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, कंफ्यूज है किसी क्वेश्चन में, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे गेस्ट हैं रिस्पेक्टेड संजीव सर, वे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव सर। मैं पिछले 6 सालों से जमुई में संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से एक कोचिंग चला रहा हूं, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है, सभी तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। यह एक ऐसा संस्थान है जहां पे इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ स्पीकिंग कोर्स कराया जाता है। वैसे तो टीचिंग का करियर मैंने 9th क्लास में ही स्टार्ट किया था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, और तब से लेकर के आज तक 12 साल कंप्लीट होकर के 13वां साल है जो कि मैं इस फील्ड में अवेलेबल हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद नो डाउट इसमें कि हमारे जो होस्ट हैं अंशु, ये भी हमारे एक पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं कोचिंग के, और जिस समय मैंने कोचिंग की शुरुआत करी थी उसी समय के विद्यार्थी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज इन्होंने एक चैनल शुरू किया और उस पर मुझे इनवाइट किया। सो थैंक यू अंशु फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। तो क्वेश्चन का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, टीचिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये पैशन था या रास्ते में इंटरेस्ट आया? टीचिंग का शुरुआत तो जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था उसी समय कर दिया था। और ये मतलब अचानक से ही शुरू हुआ, क्योंकि मैं जिन दोस्तों के साथ खेलता था, तो जो दोस्त थे मेरे एक दो, तो दोस्त हमसे जूनियर थे वो लोग, और उन्हीं के मम्मी के द्वारा बोला गया कि आप तो पढ़ने में ठीक ठाक हैं लेकिन मेरा बेटा पढ़ता नहीं है सही से, तो आप ही पढ़ाइए, आप ही को जो होगा कुछ पैसा हम देंगे, ट्यूशन पढ़ाना आप स्टार्ट करिए। अच्छा। तो जिनके साथ हम गुल्ली डंडा वगैरह खेलते थे, बेशक एक उनमें से मेरा चचेरा भाई और एक और घर के बगल का ही लड़का, तो 2 लड़के को पढ़ाना शुरू किए, और उसके बाद वहीं से हमारा पढ़ाने लिखाने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। क्या बात, शानदार सर। तो ट्यूशन से सर की स्टार्टिंग हुई है। पहला स्टूडेंट कौन था और कैसा एक्सपीरियंस रहा? किसकी बात कर रहे हैं आप, शुरुआती दौर की या फिर यहाँ? आप जो चाहें वो बता दीजिए। अच्छा। तो शुरुआती दौर का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और मतलब जैसा कि हमने बताया कि मेरे ही चचेरे भाई और एक और लड़का घर के आसपास का ही, जिसको कि मैंने पढ़ाना शुरू किया, और काफ़ी कम समय में मैंने अपने गांव में जो है काफ़ी बच्चे को एकत्रित किया। लगभग उस समय 80-90 बच्चे हो गए थे लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो और उसके बाद जो मुझे मतलब मान सम्मान मिला और आदर मिला, कि मतलब उस समय के बाद टीचिंग फील्ड बस भाग गया, और क्या अच्छा लगने लगा। जब स्टार्ट किए थे सर केवल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे? नहीं, तब उस समय सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे। सर आपका जो अनुभव रहा एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या बदलाव देखे आपने शुरू से लेकर अभी तक? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव यही है कि पहले जो था सब कुछ ऑफलाइन था, ऑनलाइन चीज़ें उतना डेवलप नहीं थी, तो जो भी पढ़ना होता था सब किताब से ही पढ़ना होता था, बुक से ही पढ़ना होता था। लेकिन आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन और वीडियोस अवेलेबल हैं,
तो मतलब पहले जो था पढ़ने लिखने में मतलब क्या कहता है बच्चे लोग को इंटरेस्ट बुक में थी, लेकिन आजकल क्या है कि किताब से हट करके टेक्नोलॉजी पे आ गई है और सभी लोग जो है वो लेट करके सो करके भी आजकल सीखते रहते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का फायदा भी हुआ। और लेकिन हम एक बात ये कहना जरूर चाहेंगे कि किताबें बिल्कुल हमें जिस तरह से सिखाती हैं, किताबों का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, किताब को जरूर साथ लेकर के चलें, क्योंकि किताबें जो है हमें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करेक्ट बात है सर, बिना किताब कुछ नहीं संभव है। आज अगर ऑनलाइन की ही बात की जाए तो जो भी नॉलेज है वहां पे वो बिना किताब के संभव नहीं था। बिल्कुल। कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा अब छोड़ देता हूँ, और फिर कैसे खुद को उठाया सर? हाँ लगा था, जब 2019 के समय में यहाँ पे कोचिंग शुरुआत करी थी, तो उस समय मतलब बच्चे आते नहीं थे और मतलब प्रचार वगैरह काफ़ी करते थे, पोस्टर वगैरह साटना सब कुछ अपने से करते थे और मतलब काफ़ी दिन हो जाता था तो बच्चे नहीं आते थे उतना। तो मतलब कि कुछ शुरुआती के कुछ समय में काफ़ी स्ट्रगल रहा और एक समय मतलब कि ऐसा आया जिस समय लगा कि मतलब ये नहीं आया कि छोड़ देते हैं, लेकिन ये जरूर आया कि इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा, सेकेंडरी मतलब ले करके चलना पड़ेगा, शायद अभी इसमें टाइम लगेगा। हाँ, तो ऐसा मोमेंट आया। अच्छा, ट्यूशन से जो कोचिंग में आप शिफ्ट हुए हैं, संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल जो बना, वो ट्यूशन से कोचिंग में शिफ्ट होने का क्या प्रोसेस रहा? आप स्टार्ट कैसे किए संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल? पहले जब हम जम्मू आए थे तो यहाँ पे हम होम ट्यूशन स्कूल पढ़ाना शुरू किए। स्कूल में काफ़ी दिन पढ़ाए, होम ट्यूशन भी काफ़ी दिन पढ़ाए और उसके बाद बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद मतलब कोचिंग का शुरुआत एक और बार किए थे हम 2017 में ही, बट उस समय किसी कारणवश होम ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता था, स्कूल भी पढ़ाना पड़ता था, तो आने जाने में मतलब काफी आना जाना। हाँ, और साइकिल खरीदे भी थे तो उस समय साइकिल एक चोरी हो गया था। हालांकि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते ही बाहर में लगा करके बच्चे को इन्फॉर्म करने गए थे कि आज क्लास बंद रहेगा और 5 मिनट के अंदर कोचिंग मतलब साइकिल चोरी हो गया, जिस वजह से कि फिर कोचिंग भी बंद ही करना पड़ गया उस समय। और उस समय पूंजी भी नहीं था, दूसरे के ही कोचिंग में जाकर के मतलब दूसरे का ही सारा व्यवस्था था, तो वहीं पर जाकर के पढ़ाते थे। तो फिर उसके बाद नहीं सफल हो पाए वहाँ पे। तो फिर 2019 में जिस समय कि मतलब स्कूल वगैरह में हम बाइक हो गया, स्कूल वगैरह में पढ़ाने लग गए अच्छे से, ठीक ठाक मतलब वहाँ से इनकम हो जाता था जिससे कि हम अपना लिविंग को सही से कर लिए थे नॉर्मल। तो उसके बाद हम जो है वहाँ पे पढ़ाना कोचिंग के तरफ मूव किए थोड़ा सा और कोचिंग स्टार्ट किए। हालांकि ये वाला जो कोचिंग स्टार्ट हुआ संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल, ये वाला कोचिंग भी दूसरे के क्लास में ही स्टार्ट किए, सिर्फ एक मार्कर लेकर के, और उनको बोले थे कि सर आप पढ़ा ही लेते हैं तो शाम का जो समय है 1 घंटा हमको पढ़ाने दीजिए, उसी में जो आपका किराया बनेगा हम आपको दे देंगे। तो सर, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपकी लाइफ बदल दी, क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है जब कोचिंग हम शुरुआत किए थे तो उस समय आए जो भी स्टूडेंट आए, एक तो नहीं ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिल करके काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, सहयोग किया। बिना उन लोगों के शायद संभव नहीं था कि हम इस कोचिंग को आगे लेके जाते। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और ऑफ कोर्स उनमें से एक आप भी हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन है सर, जब आपने संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो फेस करना पड़ा वो ये करना पड़ा कि जैसे ही हमने कोचिंग शुरू किया उसके 15-17 दिन बाद ही जो सर जिन सर के यहाँ हम पढ़ाना शुरू किए वो सर कोचिंग यहाँ से खाली करने लग गए और वो बोले कि आपको अगर पढ़ाना है तो पूरा लेना पड़ेगा, मतलब किराए पे आपको किराया भरना पड़ेगा पूरा, और बेंच वगैरह भी आपको ही बनवाना पड़ेगा। तो वो जो दौर था उस समय बड़ा मुश्किल रहा और साथ ही साथ एडवर्टाइज करने में भी जो मतलब खर्च होता था उसको भी बेयर कर पाना कि आप रोज पोस्टर पर पोस्टर बना रहे हैं, और उस समय का कमाई मेरा बहुत कम होता था, तो वो सब बहुत चैलेंज फेस किए वो सब हम। अगला क्वेश्चन है, आपकी कोचिंग में इंग्लिश सिखाने का क्या अलग तरीका है?
देखिए, कोचिंग तो बहुत सारे चलते हैं और सबका अपना अपना एक तरीका है। और मेरे कोचिंग में जो भी बच्चे आते हैं, अगर वो कंटिन्यूअसली रह करके क्लास करते हैं, तो चाहे वो किसी भी चीज़ का तैयारी के लिए हमारे पास आए हों, इंटरमीडिएट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्पोकन के लिए, उन सब में उनको बेहतर मिलता है। क्योंकि अगर वो रिटन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, सेट प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे संबंधित। और अगर वो स्पोकन आते हैं तो स्पोकन में हम उनको बहुत तरह की एक्टिविटी करवाते हैं। थ्योरी तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग एक्टिविटी, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, मिरर प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इन सब की चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, डिबेट्स हो गया, डिस्कशन हो गया, बहुत इन सब चीज़ों के द्वारा हम उनको जो है अंग्रेजी में मुश्किलें जो भी हैं उनकी, वो हम दूर करते हैं। आज की तारीख में इंग्लिश सीखने वालों के लिए आपकी टॉप 3 टिप्स क्या रहेगी? मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चे जो अंग्रेजी सीखने में मतलब फेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मतलब शुरुआती दौर में वो जो उनका रहता है, वो इंटरेस्ट लेते नहीं इंग्लिश में। सही बात। इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब उनको पता चलता है कि नहीं, ये वाला जो एग्जाम है हमारा, इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है हमारा, या फिर उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक अच्छे रैंक मतलब एक अच्छे जॉब की, तो उसमें जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है, तब उनको समझ आता है कि नहीं, अंग्रेजी हमको जरूरी है और चाहिए ही चाहिए। सही। और उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर अंग्रेजी मेरा कमजोर है और हमको कैसे अंग्रेजी ठीक करना है, इसके बारे में बताइए। तो हमको लगता है कि अंग्रेजी ठीक करने के लिए उनको सबसे पहले तो बेसिक जो वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको याद करें अच्छे से। दूसरी बात, रीडिंग को डेवलप करें। रीडिंग बहुत जरूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए। रीडिंग अपना अकेले 10 मिनट 15 मिनट हर दिन वो करें, रीडिंग जरूर करें। और उसके बाद वो लिखना शुरू करें, मतलब सोच करके इंग्लिश में ट्राई करें कि हमने जो कहा अभी, उसको अंग्रेजी में हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, किस तरह से हम जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड कुछ जानकारी सर? प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जानकारी, देखिए, प्रोनाउंसिएशन का जो फेज है, इंग्लिश एक बहुत ही एक ऐसा लैंग्वेज है हम लोग के लिए, मतलब खास करके, कि बहुत जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है एक जैसा उच्चारण नहीं होता, एक जैसा वर्ड रहते हुए भी एक जैसा उच्चारण उसका नहीं होता है। तो इसे आप देख करके ही सीख सकते हैं, इसे आप देख करके पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आप इसको समय देंगे, उतना ज्यादा आपको आभास होगा अपने अज्ञानता का इसमें, और आप जितना ज्यादा इससे कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा इससे आप बाहर आ पाएंगे। कोचिंग के बाद आपका अगला कदम क्या है? कुछ ऑनलाइन शुरू करने का प्लान है? देखिए, सोचे तो जरूर हैं। ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे को सिखाने के बाद आगे एक है मकसद कि अगर हम ऑनलाइन बच्चे को कुछ सिखा पाएं तो मुझे खुशी होगी, पर फिलहाल उसकी शुरुआत हमने नहीं करी है। बट हाँ, जल्द ही हम बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन वीडियोज, और ये तो YouTube पे ही आएगा? हाँ, YouTube पे ही आएगा और फेसबुक पे भी आएगा। चैनल तो आपका बना जो है? मेरा संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से चैनल है। फेसबुक पर जो आईडी है मेरे इंस्टीट्यूशन के नाम से, संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल, उसी पर आएगा। इसमें बेसिकली हम सोचे हैं छोटी छोटी वीडियोस जो मतलब इंग्लिश में बच्चे लोग को हेल्प कर सके इंग्लिश सीखने में, और जो हमारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो जो कन्वर्सेशन करते हैं, उन सब का वीडियोस बना करके हमने सोचा है कि इसको हम पब्लिकली जो है लोगों तक पहुंचाएं। अगर वो इनसे कुछ सीख पाएं तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल सर, आप कर लेंगे। आपने पहले भी किया था, हमने देखा था। एक बार हमने ट्राई किया था, बट उस समय बहुत अच्छा चला था। हाँ, बहुत अच्छा भी रहा था, बट उस समय मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए। चलिए, कोई नहीं, इस बार ये स्टार्ट कीजिए तो कंटिन्यू। बिल्कुल। क्या आज के स्टूडेंट्स में सीखने की लगन पहले जैसी है या कम हो गई है? देखिए, आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, बहुत सारे हैं, नो डाउट इसमें। तो पहले का जो मतलब स्टूडेंट आते थे वो ज़्यादा किताबों से लगाव रखते थे, जैसा कि हमने पहले भी कहा, और आजकल के जो स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से, आप समझ ही गए होंगे, मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो हालांकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे हम यही सलाह चाहेंगे कि आप
जरूर अभी पढ़ाई करें, जरूर जुड़े रहें किताबों से, कॉपी से लगाव रखें, क्योंकि वही आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगा। टेक्नोलॉजी तो आपके साथ उम्र भर रहेगी, पर किताब कॉपी का साथ शायद हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूर इसका साथ लें। बिल्कुल सर, सही बात है। इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट मेरे क्षेत्र में जो भी अभी आए हैं और जो भी आते हैं, और वो इंग्लिश को लेकर के मतलब गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि उनको लगता है ट्रांसलेशन बनाने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि ट्रांसलेशन सिर्फ बनाने से ना तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और ना ही आप स्पीकिंग अपना डेवलप कर पाएंगे, जो बात है। इसलिए ट्रांसलेशन अच्छी चीज है, बनाना है, सीखना है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है। उनको लगता है कि ट्रांसलेशन मेरा सही हो जाएगा तो हम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसलेशन सिर्फ ट्रांसलेशन सीख करके आप ना तो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। सही बात है। तो ये चीज बहुत कॉमन हम देखे हैं। हाँ, ये एक मिस्टेक शुरुआत में हम लोग भी करते थे। जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें लैंग्वेज बैरियर से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, सबसे पहले वो छोटी छोटी वर्ड्स को याद करें। जो नहीं आता है उसमें एकदम हिचकिचाना नहीं है, छोटा छोटा वर्ड है उसको भी आप याद करें। शुरुआती में जो भी हमारे डेली लाइफ में आसपास चीजें दिखती हैं, नजर आती हैं, लगता है कि नहीं इसका अंग्रेजी हमको आना चाहिए, उसको सीखें पहले। उसके बाद जहां से भी आता है, जितना आता है उतना से बोलने का शुरुआत करें, जितना भी आता है ट्राई टू स्पीक। और उसके बाद आप जो भी चीज करते हैं, जो भी चीज को आप सोचते हैं, उसको आप लिखना शुरू करें। आई थिंक ये आपको बहुत मदद करता है अंग्रेजी सीखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करता है। आप जो अलग समय दे रहे थे 1 घंटा 2 घंटा, वो आप इन चीजों में दे रहे हैं कि हमने जो किया या हमने जो बोला उसका अंग्रेजी क्या होगा, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो ये सब चीज है। जो लोग आज टीचिंग में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी एक सलाह? टीचिंग में अगर आना है, मेरा एक सलाह ये है कि आप अगर अभी स्टूडेंट हैं और अगर आप को टीचिंग का मौका मिल रहा है तो जरूर करें टीचिंग। 1 घंटा 2 घंटा अगर आप समय निकाल पाते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो जरूर पढ़ाएं, क्योंकि ये आपको इतना सभ्य बना देता है, इतना ज्यादा हेल्प करता है आपको इनहेंस करने में, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। टीचिंग को लेकर, टीचिंग अगर आप करते हैं तो उसमें सिर्फ बच्चे को आप नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आप खुद भी बहुत सारा चीज सीखते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप टीचिंग कैरियर में आना चाहते हैं तो पहले आप खुद स्टडी करें, जो नहीं आता है आप उसको बढ़िया से पढ़ के जाएं और उसके बाद पढ़ाएं। 1 घंटा 2 घंटा पहले खुद को दें, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना है। हम सबसे पहला चीज यही कहेंगे, किसी भी बच्चे को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो वहां पे पहला चीज ये देखना है कि हम किसी बच्चे को अगर कुछ सिखा रहे हैं तो वहां पे हम गलत नहीं सिखाएं एक अक्षर भी। हम लोग से भी ज्यादा कोशिश यही रहता है कि कभी भी किसी बच्चे को अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो जबरदस्ती बताने का कोशिश नहीं करते हैं, हम समय लेंगे। जिस समय शुरुआत किए थे हम भी, उस समय बहुत सारा चीज हम नहीं जानते थे, तो जो भी पूछा जाता था कई बार हम बच्चे को बिल्कुल बोलते थे कि हम इसका आंसर कल देंगे, और अच्छे से हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्टडी पहले कर लेते थे, उसके बाद हम उसका जवाब देते थे। तो ये सब चीज है जो आपको सीखने में मदद करेगा। सर, हमारा भी कुछ सालों का अनुभव रहा है। हम भी ट्यूशन टीचिंग किए थे यूट्यूब से पहले, तो उन दिनों हम लगभग 2-2.5 साल लगातार हम ट्यूशन टीचिंग किए। अच्छा। संत जोसेफ के बच्चे को पढ़ाए हैं, डीएवी के बच्चे को पढ़ाए हैं, और भी 1-2 थे जो कि सरकारी स्कूल जाते थे। तो इस तरह से हम इनिशियल स्टेज में हम स्टार्टिंग किए थे। तो उन दिनों हमको पता चला, जब हम पढ़ाए तो अनुभव हमको पता चला कि वाकई में बिना पढ़ाए जो हम करना चाह रहे थे, हमारा जो बेसिक था वो काफ़ी हद तक सही होने लग गया। तो ट्यूशन टीचिंग एक बेहतर चीज़ है, और अगर आप वाकई में इनिशियल टाइम में अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं तो ट्यूशन टीचिंग ही करें, इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। एक बड़ा क्वेश्चन है सर, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या पहले ग्रामर सीखा जाए या स्पीकिंग शुरू किया जाए? देखिए, दोनों ग्रामर और स्पोकन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ग्रामर जब आप सीखते हैं तो लैंग्वेज को करेक्टली आप सीख पाते हैं, मतलब पूरी तरह से शुद्धता के साथ आप लैंग्वेज सीखते हैं।
स्पीकिंग में बहुत सारे स्लैंग भी होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, मतलब आप बोलचाल की भाषा में उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सही माना जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट माना जाता इनकरेक्ट है। होता है, सही। तो इसलिए ग्रामर, अगर आप रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस दृष्टिकोण से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ स्पीकिंग के मैनर से, मतलब आप बातचीत करने के लिए अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, तो ग्रामर उतना ज्यादा सीखना नहीं है। आप स्पीकिंग ग्रामर से हट करके भी, हाँ, ग्रामर को साथ लेके जरूर चलना है। ऐसा नहीं कि बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी बोल लीजिएगा, ये भी संभव नहीं है। बट हाँ, ग्रामर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीपली नहीं जाना। हाँ, डीपली नहीं जाना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हिस्सा कवर नहीं करना है। फ्लुएंसी के लिए ग्रामर जरूरी है या प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है? प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी, यू विल हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। आप चाहे ना चाहे आपको बोलना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा फ्लुएंसी आपके अंदर आएगा। घर पर अकेले इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करा जाए? मुझे लगता है मिरर प्रैक्टिस इज द बेस्ट आंसर फॉर इट। मिरर प्रैक्टिस जरूर करें। मिरर के सामने जाएं, आप कोई टॉपिक चुनें, किसी भी चीज के बारे में आप अंग्रेजी में बोलना शुरू करें। आप इससे देख पाएंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन पता चलेगा। आप इससे देख पाएंगे अपने आप को, तो आपको आपका क्या मतलब रिएक्शन रहता है, आप बोलते समय किस तरह से मतलब प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं, इन सब चीजों को आप देख पाए। तो मिरर प्रैक्टिस हमको लगता है घर पर अकेले रह करके आप सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है, आप जरूर करें। एक दो बार हम क्या किए थे सर कि किसी से अनुभव मिला या बताए थे कि आराम से मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड करो जो तुम बोल रहे हो, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ मोबाइल को बंद करो और सुनो उसको गौर से। क्या बात है। ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो आप बोले, ये टेक्नोलॉजी की मदद से बोले। हमने जो बताया वो बिना टेक्नोलॉजी की मदद से बताया कि आप मोबाइल से दूर अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिरर आपके पास है, मिरर के पास जाइए और आप बोलिए। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों का। थिंकिंग इन इंग्लिश कैसे डेवलप करा जाए? थिंकिंग इन इंग्लिश आपको डेवलप करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो भी सडनली करते हैं या बोलते हैं, तुरंत आप ये अपने आप से सवाल पूछे कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोल पाएंगे, इसको अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट मतलब कर पाएंगे, अपने माइंड में ही करें। और इसमें आपको सहायता करता है, आप अगर कमेंट्री सुनते हैं, इंग्लिश कमेंट्री सुनते हैं, वो भी आपको थोड़ा हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। आप कोई स्टोरी बनाते हैं और अगर आप अंग्रेजी में उसको थिंक कर पा रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कल मैं बाजार गया था, वहाँ मैंने एक पुराने दोस्त से मिला, हम दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की, फिर हम दोनों होटल गए, वहाँ हम लोगों ने चाय पिया, उसके बाद वापस घर आए। इस तरह से आपने कुछ शब्द बोला अपने मन में ही। अब आप ये करके देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी, मन में ही सोच रहे हैं क्या हम इसका अंग्रेजी कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप लिखिए और लिख करके फिर से अपने आप बोलिए। यही सब चीजें हैं जो आपको मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक कर लेते हैं तो फिर अपने आप थिंकिंग भी आपका आ जाता है कि आप धीरे धीरे सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले आप कुछ भी नहीं सोचते थे, आप सोच रहे हैं। दूसरा, आप स्पीकिंग भी करने लग जाएंगे। तीसरा, आप में ट्रांसलेशन, यानी कि जो आप शुरू में पढ़ते हैं ना ट्रांसलेशन में, ये वो आप लगातार 4-5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बोलने का जो क्षमता होता है वो भी डेवलप कर पाएंगे। तो ये सब चीज है। ग्रेट सर। न्यू वर्ड्स कैसे याद रखा जाए और कभी ना भूलें? न्यू वर्ड्स याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि आप कोई भी न्यू वर्ड्स 5 या 10 याद करें और उस न्यू वर्ड को आप डेली लाइफ में यूज करें। जैसे आप कुछ याद किए, मान लिया जाए लेबोरियस मैंने होता है मेहनती, डिलीजेंट मतलब भी होता है मेहनती। डिलीजेंट एक नया वर्ड मतलब आप लोग के लिए हो जाता है, कई लोग के लिए हो जाता है। तो आप उस वर्ड को यूज करना सीखें कि मैं डिलीजेंट हूं या मेरा दोस्त डिलीजेंट है, मतलब मेहनती है। इंडस्ट्रियस मतलब ही मेहनती होता है, तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं लेबोरियस। जो भी शब्द आप नया याद करते हैं उसको यूज में लाइए, उसका सेंटेंस बनाइए, वो आपको याद रह जाएगा। रिटन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या डेली प्रैक्टिस करें? रिटन इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका, आप जो कर रहे हैं, जो भी किए हैं दिन भर, उसको लिखें। डायरी, हाँ, डायरी में लिखें या नोटबुक में लिखें, या फिर आप एक स्टोरी बनाएं, कोई भी हर एक दिन कुछ ना कुछ स्टोरी लिखें और उसको अंग्रेजी में करें। यही रिटन इंग्लिश करने का, डेवलप करने का तरीका है। और इसी में आप नया नया वर्ड जो सीखते हैं उसको यूज में लाइए। जरा सा हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, एक टाइम पे जब
हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उन दिनों, क्योंकि मुझको पूरा इंग्लिश में ही लिखना था। तो उससे लगभग हमको लगता है 6 महीने पहले हम डेली डायरी लिखना स्टार्ट किए। डेली डायरी लिखने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट हमको महसूस हुआ कि जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, लगातार हम इंग्लिश में लिखते चले गए और मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया। बिल्कुल। तो वही सब चीज़ है जो आप लगातार आप लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत आगे लेके जाता है, क्योंकि रिटन इंग्लिश के बाद ही आप जो है अपना इंग्लिश के स्तर को बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश बोल भी पाएंगे आसानी से। इंटरव्यू में इंग्लिश में नर्वस फील होने से कैसे बचें? मुझे लगता है कि इंटरव्यू में नर्वस फील करने से बचने का तरीका है कि आप सिंपल अंग्रेजी बोले, ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने का कोशिश ना करें। वहाँ पे जो आता है उतना में ही बोलना है। कई बार होता है कि इंटरव्यू में जाने के बाद लगता है कि हम थोड़ा अलग अलग तरह का वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, तो शायद जो हमारे सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं वो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। बट बिल्कुल वैसे करके भूल नहीं जाना है, नर्वस नहीं हो जाना है। आप सिंपल बोले, जो आता है जितना आता है उस तरह से ही बोले, और आई कांटेक्ट उनसे अच्छा रखें, फ्रेंडली व्यवहार रखें, रिजल्ट की ना सोचें कि क्या होगा नहीं होगा। आप अपना उस समय 100% दें, प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल वहीं रखें। बाकी अदर चीज को सोचना नहीं है। ये नर्वस से बचने का तरीका है। स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर आपका फेवरेट पार्ट? जब आप टीचर हो जाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों ही आपका फेवरेट बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों ही मेरा फेवरेट है, ग्रामर भी और स्पोकन में। मुझे दोनों से लगाव है। स्पीकिंग में भी मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे लगता है ऐसा, और ग्रामर में भी मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, इतना हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत कुछ सीख लिया हूँ, इतना कि मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और आज भी मुझे नई चीज़ों को सीखना, नए वर्ड्स को सीखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सर। अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर ना होता तो आज मैं बाहर में कहीं काम कर रहा होता, किसी कंपनी में। क्योंकि एक दो बार ऐसे हालात बीच में आए थे जिस समय कि मुझे बाहर भी जाना पड़ा था, बट फिर वहाँ पे काम हमसे हुआ नहीं और फिर से मुझे इसी फील्ड ने वापस अपनी ओर खींचा और इसी में हमने आकर के मेहनत शुरू किया और आज आपके सामने। बहुत अच्छा सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या है स्टूडेंट से? मुझे लगता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, एक दो। सबसे पहला तो सर वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है, नया नया वर्ड मीनिंग याद ही नहीं होता है सर। याद होता है अगर सर तो भूल जाते हैं। तो जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ड मीनिंग याद रखने का तरीका जो है वो आप डेली यूज में लाएं उस वर्ड को जो याद करें। ऐसा नहीं कि आप याद करके मतलब छोड़ दें उसको, तो भूल ही जाइए। भूल ही जाएंगे, सही बात है, दिमाग से निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, शानदार सेशन रहा हमारा आज का। थैंक यू टू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मोस्ट वेलकम सर। अगर आप इस पॉडकास्ट में अभी तक बने हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का चाह होगा, इसी वजह से आप अभी तक इसे देख रहे हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला पॉडकास्ट काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।